हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से आपका बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट शुरू किया जाएगा, जो कि आपका विद्यासागर का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो चलिए आज पहला पहला प्रैक्टिस सेट रहेगा आपका। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे आपका इसमें टोटल जो 15 प्रैक्टिस सेट है, तो धीरे धीरे करके सारा जो आपका कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति किस हड़प्पाई स्थल की सूचक है? बताइए, खेतरी का है या लोथल का या कालीबंगन का या बनावली का? तो बताइए पहला का आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? खेतरी का है। किसका है? खेतरी का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो हड़प्पा वासियों ने कच्चा माल प्राप्त करने हेतु तांबे के लिए खेतरी तथा सोने के लिए दक्षिण भारत संपर्क स्थापित किया था। तो ठीक है, तो तांबे के लिए जो है खेतरी के लिए, ठीक है, तांबे के लिए खेतरी के लिए, और जो सोने के लिए कहाँ पे? तो दक्षिण भारत में संपर्क स्थापित किया था। ठीक है, और इन स्थानों से मिलने वाले हड़प्पाई वस्तु ऐसे संपर्कों की सूचक है। ठीक है, तो ये याद रखिए। और इस संस्कृति के मृत भांड हड़प्पा से भिन्न है तथा ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है पूछा गया, बताइए। तो कौन सा? देखिए, फिनलैंड की राजधानी क्या आपका? हेलसिंकी है, ये सही है आपका। ठीक है, अब बोलिविया की राजधानी क्या? ला पाज है, ये भी सही है आपका। और यूक्रेन की राजधानी कीव है, ये भी आपको पता होगी क्या है? कीव है। ठीक है, लेकिन आपका इथोपिया की राजधानी आपका तुशाका नहीं है। ठीक है, तो आपका जो तीसरा है आपका क्या है? गलत है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ये इथोपिया की राजधानी क्या है? आदिश अबाबा। क्या है? आदिश अबाबा। ठीक है, आदिश अबाबा। ठीक है, तो वही पूछा गया था कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं? हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, क्योंकि इथोपिया राजधानी क्या है आपका? आदिश अबाबा है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। संगमकालीन साहित्य में कौन कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? प्रधानमंत्री के लिए, राजस्व मंत्री के लिए, या सेनाधिकारी के लिए, या राजा के लिए? बताइए, 3 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो किसके लिए प्रयुक्त होते थे? आपका राजा के लिए। किसके लिए होते थे? राजा के लिए। ठीक है, तो संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन शब्द राजा के लिए प्रयोग होते थे। ठीक है, तो ये याद रखिए। ठीक है, इसके अलावा याद रखिए कौन का मनन, वेदन, कौशवन, इरेवन शब्दों का भी प्रयोग संगमकालीन साहित्य में राजा के लिए हुआ करता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। ठीक है, कालीमंतान जिस द्वीप का अंग है वो है क्या है? बताइए, होंसू है, बोर्नियो है, क्यूबा है, या मेडागास्कर है? ठीक है, बताइए, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? बोर्नियो हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोर्नियो हो जाएगा। ठीक है, तो कालीमंतान क्या है ये आपका? तो इंडोनेशिया का जो नया राजधानी जो आपका बना है, वो आपका बोर्नियो द्वीप पे ही आपका क्या है? नूशंतारा। क्या है? नूशंतारा। ठीक है, तो इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या? नूशंतारा। पहले क्या थी? जकार्ता थी। ठीक है, तो इंडोनेशिया की न्यू राजधानी क्या आपका? नूशंतारा। ठीक है, और ये किस द्वीप पे आपका है? ये बोर्नियो द्वीप पे। ठीक है, और इंडोनेशिया की राजधानी पहले जकार्ता जो था, ये किस द्वीप पे था? ये जावा द्वीप पे था। किस द्वीप पे था? जावा द्वीप पे था। ठीक है, और नया जो आपका इंडोनेशिया की राजधानी बना वो क्या है? बोर्नियो द्वीप पे है। क्या नाम उसका? नूशंतारा नाम है। ठीक है, और ये किस द्वीप का भाग है? ये कालीमंतान जिस द्वीप का भाग है वो किसका है? तो बोर्नियो द्वीप का ये भाग है। ठीक है, तो कालीमंतान द्वीप पे ही जो है नूशंतारा स्थित है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिए। ठीक है, और होंसू ये तो आपका जापान का एक द्वीप है। ठीक है, आपको पता होगी। तो 4 का आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, और एक पॉइंट और याद रखिएगा कि इंडोनेशिया में जो है सर्वाधिक विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ठीक है, यहाँ पे द्वीप समूह सबसे ज़्यादा सर्वाधिक है कहाँ? इंडोनेशिया में। ठीक है, और यहाँ इंडोनेशिया में जो लगभग 13,667, इंडोनेशिया में लगभग जो है 13,677, कितना? 13,677 द्वीप यहाँ पे स्थित है। ठीक है, और जिसमें केवल जो है 6,044 द्वीपों पर ही मानव का अधिकार है। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो 4 का क्या हमारा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो कौन सा आपका विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा आपका? ग्रीनलैंड है। कौन सा आपका? ग्रीनलैंड है। ठीक है, और ग्रीनलैंड ये ग्रीनलैंड जो आपका ये अगर देखिए तो एरिया वाइज ये पड़ जाता है आपका नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, लेकिन यह इस पे अधिकार किसका है? इसका इस पे डेनमार्क का अधिकार, यूरोपियन देश है डेनमार्क, इस पे जो है डेनमार्क कंट्री का अधिकार है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है,
सबसे बड़ा एक जो आइलैंड आइलैंड देश कौन है, ग्रीनलैंड है, ठीक है। और दूसरा नंबर पे कौन सा आता है, दूसरा नंबर पे आपका पापुआ न्यू गिनी आता है। कौन सा आता है, पापुआ न्यू गिनी द्वीप। कौन सा, पापुआ न्यू गिनी द्वीप दूसरा नंबर पे आता है, ठीक है। और तीसरा नंबर कौन आता है, बोर्नियो द्वीप। कौन सा आता है, बोर्नियो द्वीप, ठीक है। तो ये था, तो इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 5 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, बताइए कौन होते हैं। अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य, या प्रतिनिधि सभा के सदस्य, या सीनेट के सदस्य, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए 5 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति जो होता है सीधे जनता के द्वारा नहीं चुना जाता, ठीक है। तो याद रखिएगा, अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है सीधे जनता के द्वारा नहीं चुना जाता, ठीक है। इसके लिए निर्वाचन मतों का प्रयोग किया जाता है, किसका, तो निर्वाचक मतों का, ठीक है। तो निर्वाचक मतों का प्रयोग इसके लिए किया जाता है, ठीक है। प्रत्येक राज्य में निर्वाचक मत होते हैं जो इस राज्य के सीनेटर तथा प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के योग के बराबर होते हैं, ठीक है। तो एक बार और रिपीट कर देते हैं। प्रत्येक राज्य में निर्वाचक मत होते हैं जो इस राज्य के सीनेटर तथा प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के योग के बराबर होते हैं, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज अमेरिकी कांग्रेस प्रतिनिधि सभा प्लस सीनेट से भिन्न है, ठीक है। तो याद रखिए, तो क्या हो जाए, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो होते हैं निर्वाचन मतों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए, मतलब तीनों में से कोई नहीं, ठीक है। मुद्रा प्रसार के बारे में जो असत्य है उसे चिन्हित कीजिए, मतलब असत्य पूछा गया, कौन आपका असत्य है बताइए। मुद्रा प्रसार के बारे में बताया गया, ठीक है। बताइए कौन सा आपका असत्य है, ठीक है। देखिए, मुद्रा प्रसार इंगित करता है वस्तु समूह की कीमतों में वृद्धि बिंदु से बिंदु पॉइंट आधार पर। पहला हमारा सही है। भारत में मुद्रा प्रसार की दर गणना थोक कीमत सूचकांक के आधार पर की जाती है, यह भी हमारा सही है। मुद्रा प्रसार के माप के लिए कुछ वस्तुओं की खुदरा कीमतों को भी ध्यान में रखा जाता है, तो ये भी हमारा सही है, ठीक है। और चौथा क्या आपका, मुद्रा प्रसार की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना है, नहीं, यही हमारा गलत है, घटना नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये घटना नहीं होता, ठीक है। तो हमारा क्या गलत है, ऑप्शन नंबर डी, घटना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए 6 का आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए 7 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। नैपोल किस पुस्तक में विनोबा भावे को एक पवित्र मूर्ख कहा गया, बताइए। नैपोल की किस पुस्तक में विनोबा भावे को एक पवित्र मूर्ख कहा गया, बताइए। 7 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो किस में कहा गया आपका, ए राइटर्स पीपल वेज ऑफ लुकिंग एंड फीलिंग में जो है विनोबा भावे को क्या कहा गया है, एक पवित्र मूर्ख कहा गया, ठीक है। ये किसकी पुस्तक है, ये नैपोल की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है, ये नैपोल की पुस्तक है, ठीक है। तो याद रखिए, तो नोबेल साहित्य पुरस्कार प्राप्त नैपोल की पुस्तक है ये, ठीक है। ए राइटर्स पीपल बेज ऑफ लुकिंग एंड फीलिंग्स में विनोबा भावे क्या कहा गया, पवित्र मूर्ख कहा गया, ठीक है। तो याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है, क्या है, बताइए। 8 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच, पहला ही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच, ठीक है। और आपको पता होगा राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन मतलब आरटीआई एक्ट कितना है, 2005 के एक्ट के तहत जो है चल रहा है, ठीक है। कितना, 2005 के एक्ट के तहत जो है चल रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच को क्या कहते हैं, सूचना का अधिकार कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये पूछा जा सकता है कभी कभी कि भारत जो था केमा देश था जिसको जो है जनता को सूचना का अधिकार प्रदान किया गया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन प्रदान किया गया। तो भारत जो था विश्व का 80वां देश था, ठीक है। तो भारत जो विश्व 80वां देश बना 2005 में, जब जो है इन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट को जो है लागू किया, ठीक है। तो 80वां देश भारत बना था, ठीक है। तो ये भी एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसे याद रख सकते हैं, हो सकता है कभी एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है, बताइए। 9 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो कौन सा असत्य है, ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती है, ये हमारा सही है। ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है, ये भी सही है हमारा। ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती है, ये भी सही है हमारा, ठीक है। और क्या बोला, ये केवल इम्ब्रोम पाई जाती है, ये क्या, ये केवल इम्प्रोव में पाई जाती है, यही हमारा क्या गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, गलत है। तो ये केवल इम्प्रोव में पाई जाती है, ये हमारा गलत है, ठीक है। तो अस्टेम कोशिकाएं शरीर के विविध ऊतक बनाती है और सभी अंगों की रचना करती है, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए 10 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि बताइए 10 का क्या हो जाएगा, इसका अभिप्राय क्या है। तो इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। तो 10 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वह समय अंतराल जिसमें किसी रेडियो सक्रिय तत्व में उपस्थित परमाणु की संख्या विखंडित होकर प्रारंभिक संख्या की आधी हो जाती है, उस तत्व का अर्धायु काल कहा जाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की सक्रियता उसकी प्रारंभिक सक्रियता से ठीक आधी हो जाने में जितना समय लगता है उसे उस पदार्थ की अर्ध आयु कहते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु कुछ सेकंड से लेकर लाखों वर्षों तक हो सकती है। ठीक है, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा कि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धायु उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। क्या, उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, और रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है, क्यूरी होती है। ये पूछा जा सकता है कि रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है, क्यूरी होती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, और एक क्यूरी जो होता है, एक क्यूरी बराबर क्या होता है 3.70 इंटू 10 पर पावर क्या होता है 10। ठीक है, 3.70 गुना 10 पर पावर 10 विखंडन प्रति सेकंड होता है। ठीक है, एक क्यूरी बराबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर और आमू नदियां गिरती है, बताइए कहाँ। कैस्पियन सागर में, काला सागर में, बाल्टिक सागर में या अरब सागर, बताइए। 11 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो कहाँ गिरती है, अरब सागर में। कहाँ गिरती है, अरब सागर में। ठीक है, सर और आमू नदियाँ जो अपना मुहाना कहाँ बनाती है, अरब सागर में। कहाँ बनाती है, अरब सागर में। ठीक है, और याद रखें आमू नदियाँ जो है यह जो है आपका चाइना, चीन और रसिया का एक बॉर्डर बनाता है। ठीक है, आमू दरिया नदी। ठीक है, तो चाइना और रसिया का जो है बॉर्डर भी बनाती है। ठीक है, तो इससे भी आप याद रखिए। ठीक है, ठीक है, और इसमें एक याद रखें सर नदियाँ जो है आपका यह जो सर नदी है आपका, ठीक है, सर आपका जो दरिया है ये आपका जो है आपका जो ये आपका मतलब आपका जो मिडिल ईस्ट में आपका जो है आपका जैसे किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान देशों से बहती है। ठीक है, तो याद रखिए। ठीक है, कहाँ कहाँ से बस बहती है, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान से बहती है। ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है, मतलब ये आपका ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पूछा गया। ठीक है, अब पूछा जाता है ऑप्टिकल फाइबर किस पे काम करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है आपका ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, पूछा गया तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है, प्रकाश तरंग के रूप में होता है या रेडियो तरंग के रूप में होता है या सूक्ष्म तरंग के रूप में होता है या विद्युत तरंग के रूप में होता है। तो किस में होता है, इसमें नाम में दिया गया ऑप्टिकल फाइबर मतलब प्रकाशी तंतु। तो क्या दिया, प्रकाशी तंतु। तो किससे होता है, प्रकाश तरंग से। किससे, प्रकाश तरंग से। तो क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 12 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो याद रखिए। ठीक है, चलिए 13 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। दिया गया है आपको आपको कोड के हिसाब से आपको सजाना है कौन सा सही कालक्रम होगा। ठीक है, बताइए 13 का क्या हो जाएगा। तो देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दिया गया है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आप जानते हैं कब से हुआ था आपका, द्वितीय गोलमेज 7 सितंबर 1931 से 7 सितंबर 1931 से कब तक हुआ था, तो 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। ठीक है, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो आपका 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। ठीक है, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था, तो आपको पता होगा कब हुआ था। कब हुआ था, ये 26 मार्च। कब हुआ था, 26 मार्च को हुआ था। ठीक है, 26 मार्च से कब तक हुआ था, तो 29 मार्च तक हुआ था। 26 से जो है 29 मार्च तक हुआ था। ठीक है, तो ये और 26 मार्च से 29 मार्च 1931 तक हुआ था। ठीक है, याद रखिए। अब भगत सिंह फांसी तो आपको पता होगा कब, 23 मार्च 1931 को। कब हुआ था, 23 मार्च 1931 को हुआ। ठीक है, और गांधी में समझौता आपको पता होगा कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, तो सजा लीजिए क्रम के हिसाब से सजा लीजिए। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, 4-3-2-1। कौन सा हो जाएगा, 4-3-2-1। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए 14 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा।
भारत में राजनीति व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है, बताइए क्या है? बताइए 14 का आंसर क्या हो जाएगा? तो यह एक लोकतांत्रिक यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ये आपका सही है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, ये भी सही है हमारा। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये भी सही है। और हमारे संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है? भारत की जनता से मिलती है, तो ये भी हमारा सही है, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है हमारा। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, एकीकृत का नहीं, यही हमारा गलत है, क्योंकि भारत में शक्तियों को विभाजन किया गया, ठीक है। राज्य, केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों विभाजन है, ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच क्या शक्तियों विभाजन है, तो कैसे बोल सकते हैं कि एकीकृत है ये? यह एकीकृत नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा? गलत कौन सा हमारा? चौथा क्या हमारा गलत है, ठीक है। तो सही कौन सा हमारा? 1 2 3। तो किस में हमारा 1 2 3? तो ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है, बताइए। तो 15 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन, या रेडियोधर्मी पदार्थों का क्षय, या ऑक्सीजन की अधिकता जो जलने में सहायक है तथा ऊर्जा करती है, बताइए कौन सा? तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, ठीक है। तो 15 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में परमाणु के नाभिक आपस में संलयित होते हैं, यह अत्यधिक गर्म परिस्थितियों में भी होता है। अन्य तारों की तरह सूर्य भी नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन का नाभिक संलित होकर हीलियम का निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। रिंकेल मेन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में किया जाता है, बताइए किसके? ध्वनि, कोहरा, धुआं या प्रदूषित जल, बताइए। 16 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 16 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? धुआं। तो क्या हो जाएगा? धुआं, ठीक है। तो रिंकेल मेन स्केल धुएं के आभासी घनत्व का मापन के लिए एक पैमाना है, ठीक है। इसे जो है फ्रांसीसी वैज्ञानिक रिंगलमेन ग्रे के द्वारा जो है विकसित किया गया था, ठीक है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक रिंगलमेन के द्वारा जो है इसे विकसित किया गया था, ठीक है। याद रखिए रिंगलमेन स्केल को, ठीक है। चलिए बताइए 17 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा, मतलब कहाँ पे उसका प्रभाव नहीं पड़ा था, बताइए। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए दानापुर में तो पड़ा था, आपको पता होगी, दानापुर में पड़ा था, ठीक है। आपका पटना में पड़ा था, पटना में जानते हैं कौन था पटना में? पीर अली था, जो पुस्तक विक्रेता था, पीर अली, ठीक है। तो ये किया था, पटना भी इससे प्रभावित था, ठीक है। और दानापुर भी प्रभावित था इससे, ठीक है। और आराम से पता है कि जगदीशपुर जो थे, यहाँ के आरा के जगदीशपुर के, मतलब यहाँ पे जो ये थे तो यहाँ पता है आरा से कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे यहाँ पे, ठीक है। तो आपको पता होगा दानापुर प्रभावित था, पटना प्रभावित था, आरा प्रभावित था, मुजफ्फरपुर भी आपका प्रभावित था, ठीक है। मुजफ्फरपुर प्रभावित था आपका, लेकिन आपका मुंगेर जो था आपका प्रभावित नहीं था, ठीक है। तो ये पूछा है कौन सा प्रभावित रहा था, कौन सा रहा था प्रभावित? आपका मुंगेर रहा था, ठीक है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। बाकी दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर जो था इसे प्रभावित था, ठीक है। यहाँ पे जो था विद्रोह हुआ था, ठीक है, लेकिन मुंगेर में नहीं हुआ था, ठीक है। तो पाँचवा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए, ठीक है। देखिए 5 हमारा किस में? ओनली 5, केवल 5, देखिए ऑप्शन नंबर बी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए बताइए 18 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा? समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है, बताइए। बौद्ध दर्शन से है, या जैन दर्शन से है, या योग दर्शन से, या लोकायत दर्शन से, बताइए। 18 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बताओ किससे है ये? जैन दर्शन से संबंधित है। किससे? जैन दर्शन से, ठीक है। तो समाधि मरण जैन दर्शन से संबंधित है, ठीक है। समाधि मरण या संलिखना में इंसान स्वेच्छा से मृत्यु को गले लगाता है। जब गृहस्थ और सन्यासी दोनों को यह आभास हो जाता है कि जीवन का अंत तो वृद्धावस्था है, तो लाइलाज बीमारी है, गंभीर अकाल आदि के कारण बहुत विकट है, इसलिए जो होता है वो क्या करते हैं? संलेखन विधि से अपने प्राण त्याग देते हैं, उसको क्या कहते हैं? समाधि मरण, ठीक है। इसी के द्वारा ही जो है संलेखन विधि के द्वारा ही जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने भी प्राण त्याग दिए थे, ठीक है। तो आपको पता होगा कहाँ पे? श्रवण बेलगोला कर्नाटक में प्राण त्याग दिए थे, ठीक है। तो ये सब पता होंगे आपको, हिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो बताओ 19 का आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या कितनी होती है, बताइए। 19 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो कितनी होती है जीवाणु कोशिका में? बोला सूत्र कणिका, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है? तो आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है आपका जीवाणु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ठीक है। आपका बैक्टीरिया मतलब सेल में नहीं पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 19 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है।
क्योंकि जीवाणु कोशिका क्या है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। क्या है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है, जो क्या होता है, विकसित रहता है, ठीक है। इसमें क्या आपका सूत्रकणिका यूकैरियोटिक कोशिका होती है, इसलिए इसमें जो होता नहीं पाया था, ठीक है। सूत्रकणिका क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका होता है, ठीक है। और जीवाणु कोशिका क्या होती है, प्रोकैरियोटिक रहता है, इसीलिए इसमें प्रोकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक नहीं पाया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, शून्य, मतलब एक भी नहीं, ठीक है। मेड्रास जतारा मेड्राम जतारा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो कहाँ मनाया था आपका, ये तेलंगाना में मनाया था। कहाँ, तेलंगाना। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत में कुंभ मेला के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है ये, ठीक है, तो याद रखिए, ठीक है, महोत्सव है, ठीक है। तो मेड्राम जतारा महोत्सव तेलंगाना का दूसरा सबसे बड़ी जनजाति कोया के द्वारा मनाया जाता है। यह मेला जो आपका तेलंगाना का सबसे बड़ा जनजाति कोया कोया जनजाति में तेलंगाना का, इसी के द्वारा जो है यह जो है महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिए। और यह महोत्सव जो है कब मनाया जाता है, माघ में मनाया जाता है, मतलब फरवरी में मनाया जाता है, ठीक है। माघ महीने मतलब फरवरी महीने में जो है यह मनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है। और यह उत्सव जो प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। यह उत्सव जो प्रत्येक 2 साल में एक बार मनाया जाता है, ठीक है। बताइए, एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है क्या। तो आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, जब भ्रूण की जब जांच किया जाता है तो उसमें जो होता है एमनियोसेप्टोसिस से एक तरीका होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा, भ्रूण के लिंग की जांच के लिए, ठीक है, कि लड़का है या लड़की है, उसकी जांच के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता था, ठीक है। तो इसका 21 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो यह जांच जो है आपका 16वें और 18वें सप्ताह 16वें और 18वें सप्ताह के बीच किया जाता है, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस गर्भवती महिलाओं को विभिन्न प्रकार के जन्म दोष की जांच की जाती है। एमनियोसेंटेसिस का आविष्कार किसने किया था, जेम्स बैग एवं एलन नॉर्थी वुड ने किया था, ठीक है। तो ये याद रखें, ठीक है। 1994 ईस्वी में भारत में पूर्व लिंग परीक्षा निरोध अधिनियम लगाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखिएगा। 1994 ईस्वी में जब भारत में पूर्व लिंग परीक्षण निरोध अधिनियम लाया गया, इस अधिनियम के द्वारा लिंग परीक्षण को दंडनीय अपराध बनाया गया, ठीक है। तो ये याद रखिए, क्या है, दंडनीय अपराध है, ठीक है। चलिए 22 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती हुआ होती है। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो दिया गया है कि पाँव से लिया गया सिरा। आपका जो आंसर दिया हुआ है बुक में, उसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी है, पाँव से लिया गया सिरा, ठीक है, ठीक है, मतलब उस बुक के हिसाब से, ठीक है। तो इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बुक में दिया हुआ बी दिया हुआ है, लेकिन ये इसका आंसर इसका बी भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जब कोई हृदय धमनी जब अवरुद्ध हो जाती है तो ऑपरेशन द्वारा क्या करता है, शरीर के किसी अन्य भाग से नस निकाल कर उसे हृदय की धमनी में अवरुद्ध हुए स्थान के समानांतर जोड़कर हृदय में निर्बाध रक्त प्रवाह हेतु रक्त पथ दिया जाता है, ठीक है। इस ऑपरेशन तकनीक बाईपास सर्जरी करते हैं, ठीक है। तो इसमें तो ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो देख लीजिएगा, लेकिन बुक में दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ, ठीक है। चलिए 23 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। सोचीपारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, बताइए। सोचीपारा बताइए, कावेरी पे है या चलकुंडी नदी पे है, चायर नदी पे या अघनासनी नदी पे, बताइए। 23 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा ये। तो ये किस नदी पे आपका, तो ये आपका चालियार नदी पे, किसके, आपका चालियार नदी पे, ठीक है। सोचीपारा जलप्रपात किस नदी पे आपका, तो चालियार नदी पे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये जलप्रपात कहाँ आपका यह है, यह केरल राज्य में, कहाँ आपका यह केरल राज्य में, कहाँ आपका यह केरल राज्य में, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। और याद रखिएगा, सबसे पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा जलप्रपात भारत का कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा, आपका कुंचिकल जलप्रपात, कौन सा आपका कुंचिकल जलप्रपात, कहाँ आपका ये आपका कर्नाटक में, कुंचिकल जलप्रपात आपका कर्नाटक में है, ठीक है। और ये किस नदी पे आपका, ये बराही नदी पे, किस नदी पे, बराही नदी पे। यह जो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, कुंचिकल जलप्रपात, ठीक है। अब पूछेगा वर्ल्ड में सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, पूछेगा कि विश्व में सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो कौन सा आपका एंजल जलप्रपात है, कौन सा एंजल फॉल्स, एंजल जलप्रपात आपका विश्व में सबसे बड़ा जलप्रपात है, ठीक है। जो कि कहाँ आपका, वेनेजुएला में, कहाँ आपका वेनेजुएला में, कहाँ वेनेजुएला में, ठीक है। ये किस नदी पे आपका, यह आपका यह केरोनी नदी पे है, किस नदी पे है, केरोनी नदी पे है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। पूछा निश्वासन डैश द्वारा होता है, बताइए। 24 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो किसके द्वारा होता है, फेफड़ों की अपस्फीति। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, किसके द्वारा, फेफड़ों की अपस्फीति कारण, ठीक है। तो निश्वासन वायुमंडल की आपका, तो निश्वासन क्या होता है,
वायुमंडल की वायु को फेफड़ों में प्रवेश की क्रिया है। निःश्वसन जो फेफड़ों की अपस्फीति द्वारा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, फेफड़ों में वायु दाब कम होता है। इसमें डायफ्राम की अरीय पेशियां सिकुड़ती है। इससे क्या होता है, डायफ्राम क्या होता है, चपटा हो जाता है, ठीक है। निःश्वसन क्रिया में प्लूरल गुहाओं का आयतन अधिक होता है, ठीक है। तो याद रखिए इसका आंसर क्या हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 25 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। भारत वर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी, बताइए 25 का आंसर क्या हो जाएगा। तो किसने रखा था आपका ऑप्शन नंबर ए, किसने रखा था, पंजाब ने रखा था। किसने रखा था, पंजाब ने रखा था, ठीक है। तो भारत की स्वतंत्रता के समय पंजाब ने अपने को एक अलग स्वतंत्र राज्य के लिए योजना प्रस्तुत की थी, परंतु सरदार पटेल ने इसे नहीं माना, बल्कि उन्होंने पूर्वी पंजाब, पटियाला तथा पहाड़ी राज्यों का एक अलग संघ बनाया जिसे पेप्सू के नाम से जाना गया, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है, बताइए 26 कहाँ से बताइए क्या हो जाएगा। तो बताइए, नीचे की ओर लगने वाला दाब इसके पृथ्वी को खींचता है, नहीं, पहला क्या गलत है। केंद्रामुखी बल जो इसे पृथ्वी को खींचता है, ये भी क्या है, नहीं, इसके कारण नहीं। वस्तु द्वारा किया गया कार्य इसे पृथ्वी को खींचता है, नहीं, ये भी नहीं। एक गुरुत्व बल होता है जो इसे पृथ्वी भूमि को खींचता है, बिल्कुल ये सही आंसर है, ठीक है। गुरुत्व बल के कारण जो होता है वापस आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक याद रखिए पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से अगर कोई भी चीज़ हम फेंकेंगे अंतरिक्ष में 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो पृथ्वी पर दोबारा वापस नहीं आएगा, ठीक है। ये पलायन वेग है, ठीक है, पृथ्वी को पलायन वेग का माना, ठीक है। तो याद रखिएगा। बताइए कमाल पाशा ने कब तुर्की में खिलाफत समाप्त कर दिया। यही कमाल पाशा था जिन्होंने जो पहले एक पद होता था उसको समाप्त किया था, ठीक है। तो इन्होंने जो खलीफा जो पद होता था मुस्लिम में, जिसको मुस्लिम में खलीफा पद होता था, इसको जो समाप्त किया था कमाल पाशा ने किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो कमाल पाशा ने कब तुर्की में खिलाफत समाप्त किया था, तो बताइए 27 का आंसर क्या हो जाएगा। तो कब किया था, 4 अप्रैल 1924 को। कब किया था, 4 अप्रैल 1924 को। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए बताइए 28 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। भारत के किस नेशनल पार्क में कछुआ के चारों प्रजाति पाई जाती है, बताइए कौन सा। तो आपको पता होगा किसमें, तो आपका भीतरकनिका में। किसमें, भीतरकनिका नेशनल पार्क में। तो ये कहाँ आपका, उड़ीसा में। कहाँ आपका, उड़ीसा में, ठीक है। यहीं पे उड़ीसा में, कहाँ आपका, उड़ीसा में। यहीं पे जो है कछुआ के चारों प्रजाति पाई जाती है, कहाँ पे, भीतरकनिका नेशनल पार्क में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब पूछा जाए ये 4 कछुआ प्रजाति का नाम क्या है, तो क्या नाम है 4 कछुआ प्रजाति का, ओलिव रिडलेट कछुआ। तो चलिए नाम बता देते हैं। तो ये 4 कछुआ का नाम क्या है, देखिए पहला कौन सा आपका, तो ये हो सकता है पूछा जा सकता है कछुआ का कौन सा जनजाति, कौन सा जो है कछुआ का कौन सा नहीं है, ठीक है। तो कौन सा आपका पहला क्या, ऑलिव ऑलिव रिडले रिडले कछुआ, ठीक है, पहला ऑलिव रिडले कछुआ, ठीक है। और दूसरा दूसरा याद रखिए कौन सा, ग्रीन ग्रीन सी कछुआ। कौन सा, ग्रीन सी कछुआ, ठीक है। दूसरा कौन आपका, ग्रीन सी कछुआ, ठीक है। दूसरा आपका ग्रीन सी कछुआ, ठीक है। और तीसरा कौन सा आपका, हॉक्स हॉक्स बिल। तीसरा कौन सा आपका, हॉक्स बिल कछुआ। कौन सा, हॉक्स बिल कछुआ, ठीक है, तीसरा, ठीक है। और चौथा कौन सा आपका, लेदर 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 बैक कछुआ। कौन सा आपका तीसरा, कौन सा चौथा आपका कौन सा, लेदर बैक कछुआ। तो याद रखें कौन सा, ऑलिव रिडले कछुआ, ग्रीन सी कछुआ और हॉक्स बिल कछुआ और लेदर बैक कछुआ। तो ये 4 कछुआ प्रजातियां हैं, ठीक है। तो याद रखें, हो सकता है पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो 28 का आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी। चारों कहाँ पाई जाती है, भीतरकनिका में, ठीक है। चलिए आते हैं 29 की तरफ। चलिए 29 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। भुगतान संतुलन में निहित होता है क्या, बताइए। दृश्य व्यापार होता है, या दृश्य व्यापार होता है, ऋण होता है, या उक्त छवि होता है, बताइए 29 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा। ये तीनों होता है, दृश्य व्यापार भी होता है, अदृश्य व्यापार भी होता है, ऋण भी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 30 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है,
निम्न में से कौन सा कथन सही है बताइए। तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो बताइए, तो कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होगा। तो ये हमारा क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, तो कम प्रकाश वाले बल्ब में क्या होगा, रेसिस्टेंट अधिक होगा। रेसिस्टेंट मतलब क्या होता है, प्रतिरोध। क्या होता है, प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध। ठीक है, तो कम प्रकाश वाले बल्ब में क्या हो, रेसिस्टेंट अधिक, तो प्रतिरोध अधिक हुआ तभी तो प्रकाश कम चलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जहाँ प्रतिरोध कम होगा वहाँ पे बल्ब क्या होगा, ज़्यादा जलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 31 का आंसर होता है क्या हो जाएगा। निम्न में से किस एक प्रस्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं बताइए। 31 का आंसर क्या हो जाएगा, आंबरी से हुआ है या मेहरगढ़ से या कोट दीजी से या कालीबंगा से बताइए। 31 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो कहाँ से हुआ आपका, मेहरगढ़। मेहरगढ़ से। ठीक है, आइए मेहरगढ़ आपका कहाँ, बलूचिस्तान में। कहाँ आपका, बलूचिस्तान में। कहाँ है, बलूचिस्तान में। और ये बलूचिस्तान जो है किसका पार्ट है, ये बलूचिस्तान जो ये राज्य है किसका प्रांत है, ये पाकिस्तान का। किसका है, पाकिस्तान का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या, मेहरगढ़। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, बताइए जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था बताइए। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था बताइए। नागालैंड में हुआ था, या त्रिपुरा में हुआ था, या मणिपुर में हुआ था, मिजोरम में हुआ था। कहाँ हुआ था आपका ये, मणिपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, मणिपुर में। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जिया तरंग आंदोलन कहाँ हुआ था आपका, मणिपुर में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजातियों ने भी सक्रिय भागीदारी दिखाई। यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व नागा महिला किसने किया था, नागा महिला गॉडी गॉडी नेल्यू ने किया था। किसने किया था, गॉडी नेल्यू ने किया था। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है यहाँ पे नागा महिला कौन थी, गॉडी नेल्यू ने भी किया था। ठीक है, इसमें आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, यहाँ से मणिपुर से। ठीक है, जिसे क्या कहता है, जिया आंदोलन कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है, जिया आंदोलन। ठीक है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बताइए 33 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय है क्या है बताइए। 33 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, इसका आशय क्या है। तो इसे अपनी अवमानना करने वाले को दंडित करने का अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट का क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब क्या है, अवमानना करने वाले को दंडित करने का, मतलब कंटेम्प्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का क्या है, उसे क्या कहता है, अभिलेख न्यायालय कहता है। तो आर्टिकल 29 में है। और हाई कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कब है, किस आर्टिकल में, आर्टिकल 215 में। किस में है, आर्टिकल 215 में है। हाई कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए दिया गया है कि अपराध की जांच में डीएनए परीक्षण हेतु जो नमूने लिए जाते हैं, मतलब सैंपल लिए जाते हैं डीएनए जांच के लिए, अपराध जो किया है उसका डीएनए जो लिया जाता है मतलब परीक्षण के लिए, तो कौन कौन सा होता है बताइए। तो आपको पता है कौन सा, रुधिर कोशिकाएं भी रुधिर कोशिकाएं होता है, और अस्थि का कोशिकाएं भी होता है, लाल रज्जु कोशिकाएं भी होती है, और लाल सलाइवा भी होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, चारों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये चारों हो जाएगा। ठीक है, चलिए 35 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु डैश कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। तो क्या होता है, 6 का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। कितना, 6 का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। ठीक है, हमेशा तो याद रखिए क्या होता है, 3। जब भी हम कोई ऑक्सीजन को, जब मांसपेशियों कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो क्या हो जाता है, वो आधा हो जाता है। कितना हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं को ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है तो 6 कार्बन जो है आपका 6 कार्बन अणु जो है आपका 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में कौन सा प्राध्वनिक तरंगों का औद्योगिक अनुप्रयोग नहीं है बताइए। कौन सा अनुप्रयोग नहीं बताइए, पूछा गया है कौन सा नहीं, अनुप्रयोग नहीं बताइए, प्राध्वनिक तरंगों का औद्योगिक अनुप्रयोग नहीं बताइए। 36 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो बताइए, तो देखिए धातुओं में दोषों के परास्पर पहचान, धातु में दोषों की परास्पर पहचान, हाँ ये आपका है। ठीक है, क्योंकि जैसे धातु, जैसे कि मतलब मान लीजिए आप कोई मतलब धातु है। ठीक है, आप उस पर अगर प्राध्वनिक तरंगों का चलाएंगे तो आपसे पता चल जाएगा क्या उसमें दोष है। ठीक है, तो पता चल जाएगा। तो देखिए छेद करना है, ड्रिल करना है, वांछित आकार में काटना, तो ये भी आपका है। ठीक है,
और आपका प्राशव सफाई ये भी आपका है, क्यों देखिए चिमनी का जो चिमनी जो होता है, ये ईंट का जो चिमनी होता है उसका सफाई के लिए कभी प्राध्वनिक तरंगों का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्या हमारा 4-3-2 है। ठीक है, अब पहला देखिए, किसी पौधे के शरीर से कीटनाशकों को प्राश्रव्य तरंगों से हटाना। तो कीटनाशकों को जो है, कभी सुने कि कीटनाशक को जो है प्राश्रव्य तरीकों से हटाया जा सकता है? नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाए। तो कौन सा अनुप्रयोग नहीं है आपका? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो प्राध्वनिक तरंगों का औद्योगिक अनुप्रयोग किसी पौधे के शरीर से कीटनाशकों की प्राश्रव्य तरीके से हटाना नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए प्राध्वनिक तरंगों का उपयोग क्या क्या चीज़ में किया जाता है। तो याद रखिए किसमें? संकेत भेजने में किया जाता है, समुद्र की गहराई का पता लगाने में किया जाता है, कीमती कपड़ों, वायुयान तथा घड़ियों से कालिख हटाने में किया जाता है, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने में किया जाता है, और गठिया रोग के उपचार में भी किया जाता है, और मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में भी किया जाता है। ठीक है, तो ये इतने सारे इसका प्रयोग है। ठीक है, आप प्राध्वनिक चाल का जो होता है कितना हर्ट्स का होता है? यह 20,000 हर्ट्स का होता है। ठीक है, 20,000 हर्ट्स का क्या कहते हैं? प्राध्वनिक तरंग कहते हैं। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंग को क्या कहते हैं? प्राध्वनिक तरंग कहते हैं। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि क्या कहते हैं? प्राध्वनिक तरंग कहते हैं। ठीक है, बताइए 37 का आंसर क्या हो जाएगा? कॉजेज ऑफ इंडिया म्यूटनी किसने लिखा है? कॉजेज ऑफ द इंडिया म्यूटनी किसने लिखा होता है? 37 का आंसर होता है क्या हो जाएगा? तो किसने लिखा है बताइए? तो किसने लिखा? आरपी दत्त ने लिखा है। किसने लिखा? आरपी दत्त ने। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, द कॉजेज ऑफ द इंडिया म्यूटनी के रचनाकार कौन? आपका रजनी पाम दत्त है। ठीक है, अब पूछा जा सकता है कि इंडिया टुडे नामक पुस्तक की रचना कौन? आप आरपी दत्त ने किया। किसने किया? आरपी दत्त ने। एक याद रखिएगा, इंडिया इंडिया टुडे इंडिया टुडे इंडिया टुडे इंडिया टुडे पुस्तक किसने लिखा है? तो ये भी किसने लिखा है? आरपी दत्त ने लिखा है। किसने लिखा? आरपी दत्त ने लिखा है। इंडिया टुडे पुस्तक भी आरपी दत्त ने लिखा है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन इंटरनेट का अग्रदूत है? बताइए 38 का क्या हो जाएगा? कौन सा अग्रदूत है? बताइए 38 का आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा आपका अग्रदूत है? कौन सा? ARPANET। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये जो है इंटरनेट का क्या अग्रदूत है। ठीक है, तो ARPANET की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग के उन्नत अनुसंधान परियोजना एजेंसी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो JCR लिक्विड के विचारों का निर्माण करते हुए वॉब टेलर ने 1966 में दूरस्थ कंप्यूटर तक पहुंच को सक्षम करने के लिए ARPANET परियोजना की शुरुआत किया गया था। ठीक है, इससे इंटरनेट का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए 39 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा? यह सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। कौन सा बताइए? बताइए 39 का कौन सा? छयाबुंग। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? छयाबुंग। ठीक है, ये सिक्किम के लिम्बू समुदाय का क्या पारंपरिक वाद्य यंत्र क्या? छयाबुंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्कला, चवारा, चवाकड़ और नतिका डैश राज्य में समुद्र तट है। बताइए किस राज्य के समुद्र तट है? कर्नाटक का है, या महाराष्ट्र का है, तमिलनाडु का है, केरल का? बताइए। बताइए 40 का आंसर क्या हो जाएगा? तो किसका? यह केरल का तट है। किसका? यह केरल का। ठीक है, किसका? यह केरल का तट है। ठीक है, तो याद रखिए किसका है? केरल का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए 41 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा? विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है। बताइए किससे? मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से जो है विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है मानव जीवों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए 42 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी ने डैश वर्ष में नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था। बताइए कब किया था? बताइए महात्मा गांधी ने। तो बताइए 42 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कब किया था? तो ये डेट आप याद रखिए, हो सकता है डेट पूछा जाए। तो 22 मई 1894 को। तो 22 मई 1894 कभी डेट के साथ आपको पूछा जा सकता है। तो 22 मई 1894 को किया था। तो देखिए 1894 किस में? हमारा ऑप्शन नंबर सी में।
1894, ठीक है। तो 22 मई 1894 को किया था, ठीक है। तो ये कहाँ पे किया था? ये दक्षिण अफ्रीका में किया था। कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था, ठीक है। तो ये भी याद रखिए, ठीक है। और इसके सचिव गांधी जी थे, ठीक है। इसके सचिव कौन थे? गांधी जी थे, ठीक है। और अब्दुल्ला हाजी को राष्ट्रपति चुना गया था। और अब्दुल्ला हाजी को क्या राष्ट्रपति चुना गया था। और इसके सचिव कौन थे? गांधी जी थे, ठीक है। नटाल भारतीय कांग्रेस का, ठीक है। तो याद रखिएगा इससे भी। बताइए 43 कहाँ से होता है, क्या हो जाएगा? किस वर्ष में भूटान के चौथे राज्यिक में सिंगए वांगचुक द्वारा सकल प्रसन्नता सूचकांक शब्द गढ़ा गया था? बताइए 43 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा? कब किया गया था? 1972 को। याद रखिए जब विश्व पर्यावरण जब एक्ट आया था तो 1972 में, ठीक है। तो 43 का क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 44 का आंसर होता है, क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद है कौन सा? अवंती है, वत्स है, अस्मक है या कंबोज है? तो गोदावरी नदी तट पे। तो आपको पता है गोदावरी नदी है कहाँ? तो गोदावरी नदी कहाँ है? महाराष्ट्र में। आपका कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो महाराष्ट्र से मतलब इसका उद्गम होता है, ठीक है। तो आप इससे याद रख सकते हैं, देखिए कौन कौन सा मतलब कहाँ पे है। अगर आपको मतलब एरिया वाइज आपको पता है तो आप इजली बना सकते हैं, ठीक है। तो बताइए कौन सा हो जाएगा, बताइए। तो देखिए वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी। और अवंती की राजधानी क्या है? उज्जैन। अवंती राजधानी क्या? उज्जैन। ये कहाँ आपका पड़ता है? यह एमपी पड़ता है। कहाँ? मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। कंबोज का क्या है? कंबोज का क्या है? हाटक। कंबोज का क्या है आपका? हाटक। कंबोज का क्या है? हाटक है, ठीक है। और अश्मक की राजधानी क्या है? अश्मक की राजधानी क्या? पोतली है। क्या है? पोतली या पोतन है। क्या है? पोतली या पोतन है, ठीक है। तो इस हिसाब से कौन सा हो जाएगा, बताइए। तो क्या हो जाएगा हमारा? अश्मक। ये कहाँ आपका? साउथ में। कहाँ आपका? ये साउथ में। ये एकमात्र जनपद है जो कि आपका कहाँ है? साउथ में, ठीक है। अश्मक महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और यह एकमात्र महाजनपद है जो कहाँ है? दक्षिण भारत में स्थित है, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या थी? पोतन या पोतनी थी, ठीक है। पोतन या पोतली, ठीक है, याद रखिए। और अस्मक महाजनपद पर भगवान श्री राम के वंशज यानी इक्ष्वाकु वंश के राजा राज करते थे। तो ये भी चीज़ आप याद रख सकते हैं, ठीक है। बताइए 45 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? एम्फीसीमिया एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है और इसे प्रभावित मानव अंग है। क्या बताइए 45 का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, फुसफुस मतलब या फेफड़े, ठीक है। तो एम्फीसीमिया नामक बीमारी से फुसफुस मतलब फेफड़ा प्रभावित होता है। यह बीमारी जो है पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण होता है। क्यों होता है? पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण ये बीमारी आपका होता है, ठीक है। एम्फीसीमिया, ठीक है। चलिए बताइए 46 का क्या हो जाएगा? बताइए 46 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? बताइए। दिया गया है संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संविधान की उद्देशिका के बारे में बताइए कि इनमें से कौन सा हमारा जो है सही है, पूछा गया। बताइए कौन सा हमारा सही, बताइए। तो पंडित नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंत्योदय उद्देशिका बनी, ये आपका सही है क्योंकि 13 दिसंबर 1946 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। ये जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, ठीक है। जिससे क्या 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को जिसे क्या स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है। तो पहला क्या हमारा सही है, ठीक है। और इसकी प्रकृति आपकी न्याय योग नहीं है, बोला गया इसकी प्रकृति न्याय योग नहीं है, तो ये भी हमारा सही है, ठीक है। इसकी प्रकृति न्याय योग नहीं है, ये भी सही है हमारा। और इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, तो ये तो आपका गलत है क्योंकि इसमें तो एक बार संशोधन किया जा सकता है ना। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा एक बार संशोधन हो चुका है, ठीक है। और उसके तहत जो क्या क्या सब जोड़ा गया था? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो इस हिसाब से क्या हो गया हमारा, क्योंकि उसमें संशोधन तो किया जा चुका है, तो यहाँ बोला क्या है इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, तो क्या हो गया हमारा तीसरा क्या गलत है, ठीक है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, हाँ ये सही है क्योंकि आपको पता होगा 1973 में जब केशवानंद भारती केरल बात जो हुआ था तो उसमें क्या बताया गया था कि उसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर मतलब जो आपका मूल ढांचा को चेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसी के बारे में बताया गया कि मूल ढांचा को इसमें रद्द नहीं किया जाएगा। क्या बोला? विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सही है, ठीक है। तो मूल ढांचा को क्या करेगा? रद्द नहीं करेगा, ठीक है। तो बोला कौन सही है हमारा? तो पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। तो देखिए किसमें 1 2 4 किसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए बताइए
निम्नलिखित में कौन ठंडी समुद्री धाराएं हैं बताइए, समुद्री ठंडी जल धाराएं बताइए कौन सा है, तो कौन कौन सा बताइए। तो आपका हम्बोल्ट जलधारा आपका ठंडी जलधारा है, ठीक है। और आपका ओएसिबी जलधारा ठंडी जलधारा, कनारी जलधारा क्या आपका ठंडी जलधारा, ठीक है। और ब्राजील जलधारा क्या आपका ये गर्म जलधारा, कौन सा आपका ये गर्म जलधारा, ठीक है। ब्राजील कहाँ आपका इक्वेटर के पास है, कहाँ आपका इक्वेटर, यहाँ से इक्वेटर गुजरता है। तो आप सिंपली आप पता रख सकते हैं कि जब आपको पता है ना कि जो इक्वेटर जो आपका जो जलधारा ऊपर जाता है वो क्या रहता है, गर्म रहता है, ठीक है। और जो आपका ध्रुव से जो आता है इक्वेटर की तरफ आता है वो क्या रहता है आपका ठंडी रहता है, ठीक है। तो ब्राजील का इक्वेटर पास होता है तो वहाँ पे क्या धारा होगा, गर्म जलधारा होगा, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा ठंडी जलधारा, कौन सा हमारा, तो एक, क्योंकि ये तो नहीं है हमारा, ये तो गर्म जलधारा है, तो कौन सा हमारा पहला तीसरा चौथा हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो किसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए, निम्न में से किस फसल में एजोला एनाबिना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है बताइए। गेहूं में किया जाता है, चावल में, सरसों में या कपास में बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको पता हो किसमें किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, किसमें, चावल में। किसमें किया जाता है, चावल में किया जाता है, ठीक है। तो एजोला एनाबिना क्या है आपका जैव उर्वरक का प्रयोग जो है धान मतलब क्या चावल जैसे फसलों के उत्पादन में किया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बताइए 49 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। भारत में जीव विविधता के ताप स्थल हैं, बताइए कौन कौन सा है, बताइए 49 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, कौन कौन सा आपका है। तो 49 का बताइए क्या हो जाएगा हमारा, तो बताइए। तो क्या पूर्वी हिमालय है और क्या है पश्चिम घाट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, ठीक है। और तीसरा में कौन है हमारा, सुंडालैंड, क्या है सुंडालैंड, तो ये भी याद रखिए। चौथा में क्या है, सुंडालैंड, ठीक है। और चौथा क्या हमारा, भारत और म्यांमार के बीच जो बॉर्डर जो बनाता है तो वहाँ पे भी जो आपका जैव विविधता पाया जाता है, ठीक है। भारत और म्यांमार भी जो बॉर्डर बनाता है वहाँ पे भी जो है जैव विविधता पाया जाता है, ठीक है। तो चार जो आपका जैव विविधता स्थल है कौन कौन सा, पूर्वी हिमालय है, पश्चिमी घाट है आपका, सुंडालैंड है, और क्या भारत और म्यांमार के बीच जो बॉर्डर बनाता है वहाँ पे, ठीक है। तो चार गो है, ठीक है। तो इसे भी याद रखिए, हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब पूछा जाएगा विश्व में जैव विविधता कितने स्थल है विश्व में, तो विश्व में कितने हैं 25 है, विश्व में कितने हैं 25 है। अब भारत में कितने हैं 4, भारत में कितने हैं 4, अब विश्व में कितने हैं 25, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। बताइए फेरोमेन्स पाए जाते हैं, बताइए कीटों में पाए जाते हैं, ये सांपों में या पक्षियों में या चमगादड़ में, बताइए 50 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो किस में पाया जाता है आपका, कीटों में। ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फेरोमेन्स वह रसायन है जो कीटों द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। यह विपरीत लिंगी कीटों को आकर्षित करने तथा स्वभाव को निर्धारित करने का कार्य करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। भीमा परियोजना किस राज्य में है बताइए, भीमा परियोजना आपका किस राज्य में बताइए। आपका महाराष्ट्र में है या गुजरात में है, कर्नाटक में या उत्तराखंड में, बताइए 51 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो कहाँ पे आपका ये महाराष्ट्र में, भीमा परियोजना कहाँ आपका महाराष्ट्र में, कहाँ आपका ये महाराष्ट्र में, ठीक है। जबकि कर्नाटक में क्या है, जबकि कर्नाटक में याद रखिए कौन कौन सा आपका कर्नाटक में, भद्रा परियोजना, घाट प्रभा परियोजना, पोचमपदा परियोजना, ये सब कहाँ आपका कर्नाटक में, ठीक है। ये भी याद रखिए। महाराष्ट्र में जो आपका भीमा परियोजना है, ठीक है, ये भी याद रखिए। भीमा जो है यह किस नदी पे, तो ये कृष्णा नदी पे, किस नदी पे है, कृष्णा नदी पे, ठीक है। तो इससे भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इस परियोजना से जो है आपका कौन कौन सा राज्य लाभान्वित होता है आपका, इससे भीमा परियोजना से, तो महाराष्ट्र होता है और कौन होता है, तेलंगाना होता है। महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्य जो है इससे लाभान्वित होता है, ठीक है, भीमा परियोजना से, ठीक है। तो इससे भी याद रखिए, ठीक है। ऋग्वेद वैदिक धर्म था क्या, बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी या निवृत्त मार्गी, बताइए 52 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या था यह बहुदेववादी, क्या था यह बहुदेववादी, क्या था बहुदेववादी, मतलब बहुत सारे देवता देवी को ये मानते थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता होगा कि ऋग्वेद वैदिक काल में कौन कौन सा देवता, जैसे अग्नि, वरुण, सविता आदि देवता, बहुत सारे देवता मानते थे। पृथ्वी देवता, तो आकाश देवता, तो पृथ्वी देवता, तो बहुत सारे देवता मानते थे। तो उससे क्या थे, बहुदेववादी थे, बहुत सारे देवता देवी को मानते थे, ठीक है। पुट शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है, पुट। तो आपको पता होगा क्या एक शब्द आता है शॉर्ट पुट, क्या आता है शॉर्ट पुट, तो किस क्या आता है शॉर्ट पुट। तो आप इससे अंदाजा लगा शॉर्ट पुट शब्द से आपको पता चल गया होगा किस से संबंधित है, तो किससे,
तो किससे संबंधित है? गोल्फ से। किससे संबंधित? गोल्फ से। देखते हैं गोल्फ से मतलब शॉर्ट पुट मतलब मारते हैं तो कितना इस तरह जो खेलते हैं, तो क्या गोल्फ क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिए। और भी पूछा जा सकता है गोल्फ से संबंधित कौन सा मतलब वर्ड है, तो याद रखिए कौन सा। अबे हो गया, बैक हो गया, नाइन हो गया, बर्डी हो गया, जिगर हो गया, बंकर हो गया, अंडरकट हो गया, कोर्स हो गया, टी हो गया और होल हो गया। ये सारे क्या आपके गोल्फ से संबंधित जो है शब्दावली है। ठीक है, याद रखिएगा। बताइए चौवन का आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ सोता हुआ जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया गया है? बताइए, बर्नी ने किया या इब्न बतूता ने किया या बदायनी ने किया या अमीर खुसरो ने किया? बताइए चौवन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो किसने किया है? इब्न बतूता ने किया। किसने किया? इब्न बतूता ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1336 ईस्वी में भारत आया था इब्न बतूता। ठीक है, और उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? आपका एमपीटी था। कौन था इसमें? एमपीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, और इब्न बतूता द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम? रेहला। क्या नाम है? रेहला। क्या नाम? रेहला। और मोहम्मद बिन तुगलक कहाँ से आया था? यह अफ्रीका के मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था? यह अफ्रीका के मोरक्को से आया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक कहाँ से आया था? अफ्रीका के आपका इब्न बतूता कहाँ से आया था? अफ्रीका मोरक्को से आया था। ठीक है, तो याद रखिए। तो इन्होंने ही जो है अपने पति की चिता के साथ सोता हुआ जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया। ठीक है, और एक याद रखिए 510 ईस्वी में 510 ईस्वी की 10 ईस्वी जो है भानुगुप्त का क्या है? एरन अभिलेख। भानुगुप्त का क्या है? एरन अभिलेख। उससे भी जो है किसी के सती होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, 510 ईस्वी में जो है आपका गुप्त वंश का शासक कौन था? भानुगुप्त। उसमें उसके जो अभिलेख है एरन अभिलेख से भी जो है किसी के सती होने का साक्ष्य प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्म में कौन सा सम्मिलित नहीं है? बताइए 55 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? कौन सा सम्मिलित नहीं है पूछा गया? तो वन जो आपका संबंधित सूची में आता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और डाकघर बचत बैंक ये कहाँ आपका संघीय सूची में आता है? ये भी सही है आपका। जन स्वास्थ्य आपका किस में? राज्य सूची में आता है। ये भी सही है आपका। लेकिन शेयर बाजार जो आपका संवर्धित सूची का ये पार्ट नहीं है। ठीक है, यह तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो शेयर बाजार किसका? तो आपका संवर्धित सूची का भाग नहीं है। ठीक है, यह किसका भाग है? आपका आपका यह हो जाएगा शेयर बाजार आपका हो जाएगा संघ सूची भाग। शेयर बाजार जो आपका किसका? संघ सूची भाग है। ठीक है, यह संवर्धित सूची भाग नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो आप बताओ सूचियाँ जो आपका अनुसूची जो है अनुसूची 7 में जो सूचियों का वर्णन है। ठीक है, अनुसूची 7 में क्या है? सूचियों का वर्णन है। ठीक है, जिसमें कौन कौन सूचियाँ आपका? संघ सूची आपका संघ सूची है, आपका संघ सूची है, राज सूची है और क्या आपका संवर्ती सूची। ठीक है, तो संघ सूची पहले क्या था? 97 विषय था। ठीक है, अब कितना विषय है? 100 विषय। और राज सूची पहले 66 विषय था, अब कितना है? 61 विषय है। ठीक है, और संवर्ती सूची पहले 47 विषय था, अब कितना विषय है? 52 विषय है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट भी आप याद रखिए। ठीक है, इसी में शक्तियों का विभाजन किया गया। ठीक है, चलिए 56 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? बताइए इल्तुतमिश ने, बलबन ने या अलाउद्दीन खिलजी ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने? बताइए 56 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो किसने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक पृथक कृषि विभाग अमीर कोही की स्थापना किया था। कृषि विभाग का क्या नाम था? अमीर कोही। ठीक है, तो याद रखें। ठीक है, और यह एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी। ठीक है, और फसल चक्र की योजना बनाई थी। ठीक है, तो मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। ठीक है, तो ये तो आप हिस्ट्री जब पढ़े हो तो आपको पता होगा। इन्हें जो बहुत सारे उपनाम से भी पुकारा जाता था। क्या क्या पुकारा जाता था? तो इन्हें जो स्वप्नशील रक्त पिकासो भी कहा जाता था। इन्हें जो है स्वप्नशील रक्त पिकासो भी कहा जाता था। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे मतलब 4 जो है मतलब योजनाएं तैयार किया था। मोहम्मद तुगलक 4 योजनाएं तैयार किया था। कौन कौन सा? तो दोआब में कर की वृद्धि किया था 1326 से 27 में, और फिर राजधानी परिवर्तन किया था 1326 से 27 में किया था। फिर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था 1329 से 1329 में किया था। फिर खुरासान का एवं कराचिल का अभियान किया था। ठीक है, और चारों इसके योजना क्या हो गया था? सफल हो गया था। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता था? इसे इसे रक्त पिकासो, स्वप्नशील, ये सब बहुत सारे नाम से इसे पुकारा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए 57 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। मंत्रिमंडल सचिव,
बताइए कौन अधिकारी विचार कीजिए, मतलब क्रम के अनुसार आपको सजाना है, ठीक है, वरीयता क्रम के अनुसार, ठीक है। तो बताइए वरीयता क्रम में बताइए कौन कौन सा पहले हो जाएगा, ठीक है। तो वरीयता क्रम बताइए कौन सा हो जाएगा। पहले देखिए वरीयता क्रम में पहले सबसे पहले कौन आएगा हमारा, सबसे पहले आएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। वरीयता क्रम में सबसे पहले आएगा क्या, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा आपका, संघीय मंत्रिमंडल का सदस्य, ठीक है, वरीयता क्रम में। फिर क्या आएगा आपका, फिर आएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त आएगा, ठीक है। और फिर क्या आएगा, मंत्रिमंडल सचिव आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 4 3 2 1। तो किसमें 4 3 2 1, तो ऑप्शन नंबर सी, ये वरीयता क्रम है इसका, ठीक है। तो वरीयता क्रम का आप एक बार देख लीजिए क्योंकि इससे सवाल बनते हैं, ठीक है। एक सवाल आपका दिया जाता है वरीयता क्रम से, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपको कुछ अगर एग्जाम्पल आपको बता दिया जाए तो देखिए, राष्ट्र सबसे बड़ा क्या होता है आपका, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। फिर राष्ट्रपति के बाद क्या होता है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बाद क्या होता है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के बाद क्या होता है, राज्यों के राज्यपाल होता है अपने राज्य में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, भूतपूर्व राष्ट्रपति। उसके बाद क्या होता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री या राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्यों में, या उपाध्यक्ष योजना आयोग का, या राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता, या भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, ठीक है। और बाद उसके बाद क्या आता है, भारत स्थित विदेशों के असाधारण तथा पूर्णाधिकारी राजदूत तथा राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्यों से बाहर या राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य से बाहर, उप प्रधानमंत्री, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। उसके बाद क्या आता है, राज्यसभा के उपसभापति, राज्यों के उप मुख्यमंत्री या लोकसभा के उपाध्यक्ष। उसके बाद क्या आता है, भारत के महान्यायवादी। उसके बाद क्या आता है, जनरल के अलावा उसके समान रैंक वाले सेनाध्यक्ष। तो ये एक बार रैंक वाला आप देख लीजिएगा, ठीक है, वरीयता क्रम वाला, इससे सवाल पूछे जाता है, ठीक है। बताइए 58 का आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है, बताइए कौन सा। बताइए 58 का क्या हो जाएगा, तो कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर डी, कौन सा आपका, नाइक्रोम, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो नाइक्रोम क्या है, बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है, ठीक है। नाइक्रोम भंगुर नहीं होने के कारण कठोर तथा उच्च गलनांक के कारण तन्य होता है, ठीक है। तो ये याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता, बताइए 59 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा नहीं करता है आपका, जैन धर्म नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बाकी बहुत धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म करता है, जैन धर्म जो है नहीं करता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए 60 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि होती है, बताइए। तो क्या होता है, वृद्धि ज्यामितीय क्रम में होता है। क्या किस क्रम में होता है यहाँ पर, ज्यामितीय क्रम में होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो टी.आर. माल्थस की पुस्तक क्या नाम है, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन। ये कब प्रकाशित हुआ था, 1978 में हुआ था, ठीक है। इसमें उन्होंने अपना प्रसिद्ध जनसंख्या सिद्धांत दिया था, ठीक है। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या बताया था कि जनसंख्या में वृद्धि कैसे होती है, ज्यामितीय क्रम में होती है, ठीक है। जैसे आपका 2 4 8 16 32, तो ये ज्यामितीय आधार पे होती है, ठीक है। और जबकि खाद्यान्न में वृद्धि कैसे होती है आपका, 1 2 3 4 में होती है, ठीक है। मतलब अंक गणितीय क्रम में होता है, ठीक है। खाद्यान्न में वृद्धि होता है आपका अंक गणितीय क्रम में, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। और आपका जनसंख्या वृद्धि क्या होता है, ज्यामितीय क्रम में, जैसे 2 4 8 16 32, इस तरह से, ठीक है। नियोजित विकास मॉडल को भारतवर्ष में कब लागू किया गया था, बताइए। 61 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, कब किया गया था, 1 अप्रैल 1951 को। कब किया गया, 1 अप्रैल 1951 को। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत में नियोजित विकास का मॉडल रूस से अपनाया गया था। इसका प्रारंभ 1 अप्रैल 1951 से प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ होते ही हो गया था। भारत में नियोजित विकास का मॉडल अपनाने के पीछे निहित उद्देश्य उपलब्ध सीमांत संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग कर देश कि गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, कुपोषण आदि समस्याओं से मुक्त करना था। इसके लिए एक परामर्शदात्री संस्था के रूप में नीति आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी, बताइए। 62 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा, किसने किया था। तो किसने किया था आपका, ऑप्शन नंबर बी, किसने, अशोक मेहता समिति ने। किसने किया था, अशोक मेहता समिति ने, ठीक है। पूछा निम्नलिखित में किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी, किसने, अशोक मेहता समिति ने, ठीक है। तो अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी, ठीक है। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था आपका, 1977 को हुआ था, ठीक है। इसने त्रिस्तरीय पंचायत की बात किया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अब बलवंत राय मेहता समिति गठन कब हुआ था, 1957 में हुआ था, ठीक है। इसने क्या कहा था, इसने त्रिस्तरीय पंचायत की बात किया था, ठीक है। और अशोक मेहता समिति ध्रुव स्तरीय, सॉरी,
आसो मेहता समिति ने जो द्विस्तरीय पंचायत की बात किया था, बलवंतराव मेहता ने जो त्रिस्तरीय पंचायत की बात किया था, ठीक है। तो ये याद रखिए, ठीक है। और इसी के द्वारा बलवंतराव मेहता समिति के द्वारा ही जो है 1959 में जो है आप पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। कहाँ? राजस्थान के नागौर जिला के बगदरी गांव में किया गया था, ठीक है। और किस कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था, ठीक है। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बताइए 63 का होता आंसर क्या हो जाएगा? अकबर को एक सच्चा महाप्रशासक के रूप में सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका अति मुख्य है? बताइए 63 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो बताइए क्या हो जाएगा 63 का? तो उसने कई धर्मों के सिद्धांतों को मानने वाले दीन इलाही की स्थापना किया था, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। अकबर के प्रशासन एवं देश में धर्मों के बीच व्यापक अंतर विरोधी को दूर करने के लिए कई धर्मों के सिद्धांतों को मिलाकर एक नए धर्म की स्थापना की। इसे दीन इलाही कहा जाता था। दीन इलाही की स्थापना धर्मों के अंतर विरोधी को दूर करने तथा बेहतर प्रशासन के लिए की गई थी। तो क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए 64 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा? पूछा खुरबुरा का युद्ध हुआ था, कब हुआ था बताइए 64 का? तो ये कब हुआ था आपका? 1804 में हुआ था। कब हुआ था? 1804 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो खुरबुरा का युद्ध 1804 में हुआ था, जिसमें गढ़वाल के राजा प्रद्युम्न शाह गढ़वाल के राजा प्रद्युम्न शाह और नेपाल के गोरखा आक्रमणकारियों के विरुद्ध लड़ाई लड़ते हुए मारे गए थे, ठीक है। तो यह युद्ध किस किस के बीच हुआ था? आपका गढ़वाल के राजा प्रद्युम्न शाह, ठीक है, और नेपाल के गोरखा आक्रमणकारियों के बीच हुआ था, ठीक है। तो याद रखिए, ठीक है। इसमें जो है गोरखा आक्रमणकारियों के विरुद्ध लड़ाई लड़ते लड़ते मारे गए थे कौन? प्रद्युम्न शाह, ठीक है। तो याद रखिए खुरबुरा कहाँ है आपका? देहरादून में स्थित जगह कहाँ है आपका? यह देहरादून में स्थित है। कहाँ पर? देहरादून में स्थित है, ठीक है। उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है, ठीक है। ये भी याद रखिए, ठीक है। निम्न में कौन एक मूल स्थल रूप है? बताइए कौन सा? ज्वालामुखी शंकु, अवशिष्ट पर्वत, मोनार्ड नॉक या अपरदनात्मक जलप्रपात? बताइए 65 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन सा? ज्वालामुखी शंकु। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या? ज्वालामुखी शंकु, ठीक है। तो ज्वालामुखी शंकु का निर्माण ज्वालामुखी द्वारा निक्षिप्त पदार्थों के जमा हो जाने के निर्मित शंक्वाकार स्थल रूप के रूप में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? सही। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? सही, शंकु, ज्वालामुखी शंकु, ठीक है। चलिए बताइए 66 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा? संविधान के किस अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? बताइए इसका बताइए आंसर क्या हो जाएगा? 66 का। तो किस किस में किया गया आपका? अनुच्छेद 15 का 4 और 16 का 4 में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। दामी ने कोह का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? बताइए 67 का आंसर बताइए क्या? तो किससे था आपका? संथाल परगना से था। ऑप्शन नंबर बी संथाल परगना से था, ठीक है। तो दामी ने कोह का संबंध संथाल परगना से था। अंग्रेजों द्वारा संथालों की जमीनें देकर राजमहल पहाड़ी को तलहटी में बसने के लिए तैयार किया गया था। जमीन के बड़े भाग को दामिने को कहा जाता था, जिसे संथाल परगना के रूप में सीमांकित किया गया था, ठीक है। 1832 तक दामिने को सीमांकन कर इसे संथालों की भूमि घोषित किया गया। उन्हें इस इलाके के भीतर रहना था। संथालों को दी गई भूमि के अनुदान पत्र में यह कहा गया कि दी गई भूमि के 10वें भाग को साफ करके पहले 10 वर्षों के भीतर जोतना था। इस क्षेत्र में आबादी तेजी से बढ़ने लगी थी, ठीक है। इस क्षेत्र में आबादी धीरे से बढ़ने लगी थी, ठीक है। इसलिए जो है अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में अधिक राजस्व वसूल और अन्य प्रकारों से शोषण किया जाने लगा, ठीक है। फिर संथाल विद्रोह का हुआ 1855 वो संथाल विद्रोह हुआ था, ठीक है। और शोषण प्रवृत्ति के विरुद्ध में विद्रोह किया गया था, ठीक है। तो ये तो आपको बताओ, इसमें 2 भाई थे, सिंधु और कान्हू भाई थे, ठीक है। इसमें 4 भाइयों ने किया था, सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव। 4 भाइयों ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसने? सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव 4 भाइयों ने जो है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और कार्ल मार्क्स ने जो है संथाल विद्रोह को क्या कहा था? जन क्रांति कहा था। तो इंपॉर्टेंट है, संथाल विद्रोह को आपका कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था संथाल विद्रोह को? कि यह क्या है? जन क्रांति है। क्या है? यह जन क्रांति है, ठीक है।
याद रखिए, ठीक है। नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह की प्रशंसा की है, ठीक है। और अंग्रेज अधिकारी मेजर द्वारा संथाल विद्रोह में मारा गया था, ठीक है। और अंग्रेज अधिकारी मेजर जो था, मेजर 12, ये संथाल विद्रोह में मारा गया था। ये पूछा जाता है कौन सा विद्रोह में जो मेजर 12 मारा गया था, किस विद्रोह में मारा गया था? संथाल विद्रोह में मारा गया था, मेजर 12 संथाल विद्रोह में मारा गया था, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, याद रखिएगा। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, किसका था बताइए? 68 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो ये किसका हिस्सा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का, ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का यह हिस्सा था, ठीक है। तो बेगूसराय में चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन कब हुआ था आपका? 1930 में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, ठीक है। तो 1930 में जब हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी के द्वारा नमक बनाने पर प्रतिबंध एवं नमक कर के वृद्धि के विरोध में चलाया गया था। तो आपको पता है कि 12 मार्च से जो है 12 मार्च से 6 अप्रैल तक जो है 12 मार्च 1930 से जो 6 अप्रैल 1930 तक जो है 24 दिन की यात्रा किया था। 24 दिन की यात्रा किया था गांधी जी ने, अहमदाबाद के साबरमती से लेके जो है डांडी तक यात्रा किया था, ठीक है। फिर डांडी पहुंच कर नमक बना करके नमक कानून तोड़कर जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दिया था, ठीक है, ठीक है। तो ये तो आपको पता होगी। उसी बाद जो है 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था? गांधी में समझौता हुआ था, ठीक है। चलिए 69 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस स्थित है, बताइए 69 का कहाँ पे? तो ये कहाँ आपका स्थित है? ये आपका नई दिल्ली में। कहाँ आपका? ये नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो की स्थापना कब हुआ था? 1977 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर पौधों के आनुवांशिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए इस नोडल एजेंसी के रूप में किया गया था। कब? 1977 में, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। फ्री हिंदुस्तान पत्र का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था, बताइए। 70 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो किसके द्वारा किया गया था? तो तारक नाथ दास के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्री हिंदुस्तान पत्र तारक नाथ दास द्वारा सैन फ्रांसिस्को से निकाला गया था। कहाँ से? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से निकाला गया था, ठीक है। याद रखिए, प्रकाशन कहाँ से किया गया था? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। और एक याद रखिए, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्र जो था ये श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन से प्रकाशित किया गया था। कौन सा? इंडियन सोशलिस्ट पत्र जो था श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन से प्रकाशित किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और युगांतर पत्र जो है बरिंद्र कुमार घोष द्वारा बंगाल से प्रकाशित किया गया था। युगांतर पत्र बरिंद्र कुमार घोष द्वारा बंगाल से प्रकाशित किया गया था, ठीक है। और तलवार पत्र वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय द्वारा बर्लिन से निकाला गया था, ठीक है। तलवार पत्र वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय द्वारा बर्लिन से निकाला गया था, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? राजा राम मोहन राय को दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखिए 1821-22 में राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार का संपादन किया था, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और याद रखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सोम प्रकाश भारत मिहिर आदि पर लागू किया गया था, ठीक है। सोम प्रकाश किसका था? विद्यानंद सरस्वती का था, ठीक है। ये सोम प्रकाश किसका था? ईश्वरचंद विद्यासागर का, ठीक है, सोम प्रकाश पत्रिका, ठीक है, ये याद रखिए। आज सोम प्रकाश का प्रकाशन कब हुआ था? 1859 में बंगाली भाषा में ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा निकाला गया था, ठीक है। तो ये सब सारे पॉइंट आप याद रखिए, ठीक है। तो 78 का क्या है? आपका मैथ का प्रश्न है, तो आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 71 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी 6, ठीक है। ये भी आपका मैथ का प्रश्न है, ठीक है। तो इसको बना लीजिएगा। 72 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और 73 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसको बना लीजिएगा। 73 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी 15 दिन, ठीक है। और 74 का आंसर क्या हो जाएगा? 74 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 50। और 75 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और 76 ये आपका जीके का, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? बताइए इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 76 का बताइए क्या हो जाएगा? तो ब्राजीलिया। तो ब्राजील की राजधानी क्या है आपका? ब्राजीलिया। क्या है? ब्राजीलिया, ठीक है। और क्यूबा की राजधानी क्या है आपका? हवाना। इसको कहते हैं क्यूबा, मतलब हवाना सिंड्रोम, यही से हुआ था ना। और केन्या की राजधानी क्या है आपका? केन्या की राजधानी क्या है आपका? नैरोबी। क्या है? नैरोबी, ठीक है। और जाम्बिया की राजधानी क्या है आपका? लुसाका। जाम्बिया की राजधानी क्या है आपका? लुसाका।
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सुमेल क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बताइए राइट्स का पूर्ण रूप क्या है? बताइए राइट्स का पूरा नाम क्या है आपका? बताइए 77 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट्स का पूरा नाम क्या है आपका? रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो राइट्स का ये फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए ये आपका रीजनिंग का सवाल है, तो आप इसको बना लीजिएगा। तो 78 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बहन हो जाएगा। ठीक है, और ये भी आपका रीजनिंग का सवाल है, तो इसको बना लीजिएगा। तो 79 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, क्या? 5 किलोमीटर। ठीक है, ये बताइए बैडमिंटन के कॉर्क का वजन होता है कितना होता है? बताइए बैडमिंटन कॉर्क का वजन कितना होता है? 4.74 से कितना होता है? 5.51 ग्राम होता है। कितना? ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किस संस्था ने जारी किया? बताइए तो किसने जारी किया? बताइए तो 81 का बताइए आंसर क्या हो जाए? किसने जारी किया? आपका वर्ल्ड बैंक ने किया। किसने किया? विश्व बैंक ने किया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। ठीक है, तो विश्व बैंक पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड विश्व बैंक संस्था ने जारी किया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखिए किसने किया? वर्ल्ड बैंक ने किया। ठीक है, बताइए हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पूछा है। एशिया का पूछा, ठीक है, विश्व का नहीं, एशिया का पूछा है। पहला देश कौन सा है? बताइए 82 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो 82 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। ठीक है, और ये एशिया की जगह आपको पूछता विश्व का, और एशिया जगह पूछता आपका विश्व का पूछता कि पहला देश कौन सा था? कौन सा आपका? जर्मनी का। कौन सा आपका? जर्मनी है। विश्व का पहला देश कौन सा? जर्मनी है। ठीक है, और विश्व का दूसरा देश क्या हो जाता है हमारा? चाइना। विश्व का दूसरा देश क्या? चाइना। पहला देश क्या हो जाएगा? जर्मनी, और दूसरा क्या हो जाएगा? चाइना। और एशिया का क्या? पहला, विश्व का क्या? दूसरा। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, मणिपुर के मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में किसके द्वारा 120 फीट ऊंची पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया? ठीक है, बताइए किसके द्वारा? तो ये तो आपको पता होगा, ये कहाँ पे आपको? मणिपुर में किया गया। ठीक है, ये मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स की स्थापना। ठीक है, अब पोलो जो था, पोलो पोलो जो खेल है इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था? वो मणिपुर राज्य से हुआ था। कहाँ से हुआ था? यह मणिपुर राज्य से हुआ था। ठीक है, और तो इसका उद्घाटन किसने किया? आपका अमित शाह जी ने किया था। किसने किया? अमित शाह जी ने किया। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन आपके केंद्रीय केंद्रीय गृह मंत्री हैं? ठीक है, इन्होंने मणिपुर के इम्फाल में मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में पोलो की सवारी करते हुए पोलो खिलाड़ी की 120 फुट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मुंबई में विमोचित रिफ्लेक्शंस पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए 84 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन आपका? नारायण बाघुल। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन है? नारायण बाघुल। ठीक है, तो 28 अप्रैल 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में प्रसिद्ध बैंकर नारायण बाघुल की पुस्तक रिफ्लेक्शन का विमोचन किया है। तो इसका विमोचन किसने किया? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आईपीएल 2023 का खिताब जीतने वाली टीम कौन सी है? बताइए 85 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा? तो पता होगी कौन सी आपकी? चेन्नई सुपर किंग। कौन सा हो जाएगा? चेन्नई सुपर किंग। ठीक है, तो ये कब हुआ था आपका? 29 से 30 मई को हुआ था। ठीक है, 29 से 30 मई 2023 को हुआ था। ठीक है, 29-30 मई 2023 को हुआ था। ठीक है, और चेन्नई सुपर किंग ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए 16वें आईपीएल 2023 के फाइनल में गुजरात टाइटन को 5 विकेट से हरा दिया था। ठीक है, इसमें था धोनी टीम ने 5वां आईपीएल खिताब जीता। तो कौन सा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला कहाँ रखी है? बताइए ओडिशा में रखी है, राजस्थान में रखी है, गुजरात में रखी है, मध्य प्रदेश में? बताइए 86 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए कहाँ रखी है? ओडिशा में रखी। कहाँ रखी है? ओडिशा में रखी। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा की राजधानी के पास दशाबतिया टमाडो में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिश ईश्वरीय विश्वविद्यालय में डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला रखी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी? सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष। इसका थीम क्या था? सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। ठीक है, बताइए 87 का
कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है बताइए। 87 का बताइए क्या हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1? कौन सा? केरल। कौन सा हो जाएगा? केरल। तो केरल अपने चयनित स्थानों में कार्बन तटस्थ कृषि पद्धतियों को पेश करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिए कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 केरल। आरबीआई के डिजिटल भुगतान इंडेक्स के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में डिजिटल भुगतान में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है बताइए। 88 का क्या हो जाएगा हमारा? 13.24। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चर्चा में रहा कावेरी जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है बताइए। 89 का बताइए आंसर हो जाएगा। तो किसके बीच ये कावेरी जल विवाद हुआ था आपका? तो पता होगा आपको, तो इसे अंदाजा लगा सकते हैं। कावेरी, कावेरी मतलब कहाँ से हुआ था? यह तमिलनाडु और कर्नाटक, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच का विवाद हुआ था। ठीक, कावेरी नदी जल विवाद किसके बीच है? तो तमिलनाडु सरकार और कर्नाटक सरकार के बीच है। ठीक है, तो तमिलनाडु राज्य और कर्नाटक राज्य के बीच। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कावेरी जल विवाद एक बार फिर चर्चा में केंद्र में आ गया है क्योंकि तमिलनाडु ने कर्नाटक द्वारा अपने जलाशय से 24,000, ठीक है, 24,000 क्यूबिक फीट प्रति सेकेंड मतलब क्यूसेक का प्रवाह सुनिश्चित करने में हस्तक्षेप के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय से अपील की है। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर? ऑप्शन नंबर सी। बताइए 90 का आंसर क्या हो जाएगा? लिंग समावेशी पर्यटन नीति आई को किस राज्य ने मंजूरी दी है? तो किस राज्य ने मंजूरी दी है आपका? ऑप्शन नंबर बी। किसने दी है? महाराष्ट्र ने दिया। किसने दिया? महाराष्ट्र ने दिया। तो 90 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 30 मई 2023 को पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति आई को मंजूरी दिया। ठीक है, यह नीति सभी संबंधित विभागों की विभिन्न योजनाओं के समन्वय से पर्यटन निदेशालय और महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम के माध्यम से लागू की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 की उपविजेता टीम कौन सी रही है बताइए। उपविजेता पूछा गया तो कौन सा उपविजेता है हमारा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? इटली। इटली क्या है हमारा? उपविजेता मतलब जो हार गया था फाइनल में। ठीक है, तो यह उरुग्वे ने अर्जेंटीना के ला प्लास्टा के डिएगो मराडोना स्टेडियम में इटली को 1-0 से हराकर अपना पहला अंडर-20 विश्व कप जीत लिया। तो किसने जीता है? उरुग्वे ने। किसने जीता है? उरुग्वे। उरुग्वे क्या है? विजेता। उरुग्वे क्या है आपका? विजेता। उरुग्वे क्या आपका? विजेता। उपविजेता कौन आपका? इटली। तो जीता कौन था आपका? उरुग्वे। अब पूछा कौन सा उपविजेता, तो विजेता कौन सा? इटली। इटली से जीता था कौन? उरुग्वे जीता था। ठीक है, तो याद रखिए। तो ठीक है, तो विजेता पूछा था कौन सा हो जाएगा हमारा? इटली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 92 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा। मोबाइल स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोजेक्ट काकटू का विकास किस संस्थान ने किया बताइए। 92 का बताइए क्या हो जाएगा। तो किसने किया? आईआईटी मद्रास ने किया। किसने किया? आईआईटी मद्रास ने। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास मतलब आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने कम लागत वाले मोबाइल वायु प्रदूषण निगरानी ढांचे को विकसित करके वायु प्रदूषण निगरानी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में किसे 31वां जीडी बिरला पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है बताइए। 93 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो 93 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? प्रोफेसर नारायण प्रधान। क्या हो जाएगा? प्रोफेसर नारायण प्रधान। ठीक है, तो प्रोफेसर नारायण प्रधान को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु 31वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है बताइए। 94 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो कब? 15 मार्च। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कितना? 15 मार्च। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस्लामी फोबिया का मुकाबला करने के लिए 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस प्रस्ताव को 193
सदस्यीय विश्व निकाय द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया, जो कि मुख्य रूप से 55 मुस्लिम देशों द्वारा प्रायोजित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए 95 का आंसर। सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? सियोमारा कास्त्रो बताइए किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? किसका? तो होंडुरास का। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, होंडुरास का। ठीक है, तो होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति सियोमारा कास्त्रो बनी है। ठीक है, सियोमारा कास्त्रो फ्रीडम एंड री फाउंडेशन पार्टी मतलब लीबर से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए सियोमारा कास्त्रो जो होंडुरास की 56वें राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई। ठीक है, और यह राष्ट्रपति जुआन आर्लेंडो हर्नास की जगह लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल का पुरस्कार जीता है? बताइए 96 कहाँ से होता है, क्या हो जाएगा? तो किसने जीता है आपका? ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर जीता। किसने जीता? जम्मू कश्मीर ने जीता। ठीक है, तो इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे ने जम्मू कश्मीर पर्यटन को सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन पुरस्कार के लिए चुना गया। ठीक है, विभाग की ओर से पर्यटन उप निदेशक आलियास अहमद ने पुरस्कार प्राप्त किया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में जस्टिस रमेश सिन्हा को राज्य के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। बताइए कहाँ का? 97 का। तो कहाँ किया गया? छत्तीसगढ़ का। कहाँ किया गया? छत्तीसगढ़ का। तो ऑप्शन नंबर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस रमेश सिन्हा ने शपथ ली। किसने लिया है? जस्टिस रमेश सिन्हा ने लिया। ठीक है, इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस थे। इससे पहले ये कहाँ के थे? इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस थे। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था। तो ये आपको पता होगी। हाल ही में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब निम्न में से किस देश ने जीता है? बताइए 98 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। किसने जीता है? भारत ने जीता है। ठीक है, किसने? भारत ने। तो भारत ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में ईरान को हराकर भारत ने जो ईरान को हराकर जो है यह खिताब अपने नाम कर लिया। ठीक है, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? दक्षिण कोरिया के बुसान में किया गया था। कहाँ हुआ था इसका आयोजन? हुआ था दक्षिण कोरिया के बुसान में हुआ था। ठीक है, अब पिछले 9 संस्करण में भारत का 8वां खिताब है। पिछले 9 संस्करण में भारत का कितना खिताब है? 8वां खिताब है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 99 का बताइए। हाल ही में किसके द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मेरा गांव मेरी धरोहर पहल शुरू की गई? बताइए किसके द्वारा? 99 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी अमित शाह के द्वारा। किसके द्वारा? अमित शाह द्वारा। यह गृह मंत्री जी हैं। ठीक है, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 27 जुलाई को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मेरा गांव मेरी धरोहर पहल की शुरुआत की गई। ठीक है, अमित शाह ने कुतुब मीनार में एक भव्य प्रोजेक्शन मैपिंग शो के दौरान मेरा गांव मेरी धरोहर पहल के लिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चर्चा में रहा जेंडर संवाद कार्यक्रम का संबंध किस मंत्रालय से है? बताइए 100 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो किससे? ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो वर्ष 2022 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का आयोजन इसी वर्ष की थीम क्या थी? महिला समूहों के माध्यम से खाद्य और पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, इसी के साथ किया गया था। ठीक है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? देश भर के लैंगिक असमानता के विरुद्ध जागरूकता पैदा करना है। ठीक है, इस आयोजन में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 3000 से अधिक राज्य मिशन कर्मचारियों एवं स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, यह कार्यक्रम दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम को अमृत महोत्सव सप्ताह के अंतर्गत नए भारत की नारी विषय पर आयोजित किया गया था। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कैसा लगा प्रैक्टिस सेट लगा आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपके लिए बढ़िया बढ़िया जो प्रैक्टिस सेट आपको लाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए कैसा लगा प्रैक्टिस सेट आप जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।